अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग वेल। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे सूडो कोड और फिर उसके अकॉर्डिंग हम काउंट करेंगे इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन काउंटिंग। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है और काउंटिंग करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपको बहुत सिंपल, बहुत ईजी वे में एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन काउंटिंग करने का बेसिक पर्पस ये होता है कि हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट कर सकें कि एक एल्गोरिदम जिसको आप सूडो कोड बोलो या एल्गोरिदम बोलो, बोथ आर सेम थिंग्स, ठीक है। तो एक सूडो कोड या एक एल्गोरिदम, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग देखना चाहते हैं कि कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। बेसिकली पूरे एल्गोरिदम के कोर्स में ना जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वो जिस एल्गोरिदम की कम आती है ना, वो सबसे बेस्ट एल्गोरिदम होता है। लेट्स सपोज एक एल्गोरिदम था, एक सूडो कोड था जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपने कैलकुलेट की और वो आई n³। इट मीन्स कि ये अच्छा एल्गोरिदम नहीं है। दूसरा एल्गोरिदम था, उसके कंपैरेटिवली उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई n²। इट मीन्स कि ये उससे बेहतर एल्गोरिदम है। थर्ड एल्गोरिदम या सूडो कोड जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप लोगों ने कैलकुलेट की और वो आई n, तो इट मीन्स कि वो सबसे अच्छा एल्गोरिदम है। जितनी कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी उतना आपका एल्गोरिदम सबसे अच्छा होगा। तो इस पूरे कोर्स में आप लोग देखोगे, आप लोग डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स लोगे और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने की कोशिश करोगे ताकि आपका एल्गोरिदम अच्छा बन सके और एफिशिएंट बन सके। आई होप आपको मेरी बात की समझ आ रही है, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए पहले हमें आना तो चाहिए ना कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो में हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल नहीं है। अभी आप लोगों को सामने एक सूडो कोड नज़र आ रहा होगा, आप इसको एल्गोरिदम बोल लें, सूडो कोड बोल लें। ये है एक आपका एल्गोरिदम या सूडो कोड जो यहाँ से लेके ना, मीन्स यहाँ से स्टार्ट तो यहाँ से हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक एंड हो रहा है। पहले हम इसको समझेंगे ये क्या होता है, कि ऐसे होता है, और फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करना सीखेंगे। अब सूडो कोड जो इटसेल्फ है ना, वो क्या है, मीनिंगफुल कीवर्ड, मतलब ऐसा कीवर्ड जिसका कोई मीनिंग होता है। अब ये पूरा जो सूडो कोड है ना या एल्गोरिदम है, इसका कोई मतलब है, मतलब साइंस के उसमें कॉन्टेक्स्ट में जैसे एक प्रोग्राम होता है ना, उसी तरह सिमिलरली एक सूडो कोड या एक एल्गोरिदम होता है। तो इसको बोलते हैं मीनिंगफुल कीवर्ड। चलें जी, अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट करते हैं हम कैलकुलेट करना। तो हमें एक सूडो कोड जो गिवन है ना, वो यहाँ से उसकी कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हो रही हैं, यहाँ पे उसकी कर्ली ब्रेसेस एंड हो रही हैं। इतनी बात आपको समझ आती है। फिर उसके बाद मैंने अपने सूडो कोड को 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया है, फॉर लूप्स के अकॉर्डिंग। एक फॉर लूप, दूसरी फॉर लूप, तीसरी फॉर लूप। फर्स्ट वाली जो फॉर लूप है उसको मैंने बोला है स्क्वायर ब्रैकेट उस पर लगा के ना यहाँ तक, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है पहली फॉर लूप, ठीक है। उसको मैंने बोला है ये ए है। समझ आ रही है आपको बात की। ये इसकी कर्ली ब्रैकेट्स हैं और वो ऊपर की कर्ली ब्रैकेट हैं जहाँ से वो शुरू हो रहा है असल में सूडो कोड। लेकिन ये फॉर लूप जहाँ से स्टार्ट हो के एंड हो रहा है ना, वो ये है, उसको मैंने ए बोल दिया है। उसके अंदर आ रहा है दूसरा फॉर लूप जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसकी कर्ली ब्रैकेट्स, और आप देखें पूरे प्रोग्राम में एंड कहाँ पे हो रही हैं, यहाँ पे एंड हो रही हैं। तो इस फॉर लूप को मैंने नाम दिया है बी का। फिर इसके अंदर एक और फॉर लूप आता है, ये फॉर लूप, इसको मैंने नाम दे दिया है सी का। इसकी कोई कर्ली ब्रैकेट्स नहीं है, बस जब ये बी ख़त्म होता है ना तो इसके अंदर अंदर ये सी ख़त्म हो जाता है। और जो डी नाम दिया ना, वो एक्चुअल में इसका कोई फॉर लूप तो नहीं है, वो इफ़ लूप है, ठीक है। जितने लूप्स हैं ना उन सब को मैंने नेमिंग कर दिया, कैटेगराइज कर दिया है, ए बी सी डी। इस तरह ये ए, ये बी फॉर लूप, सी फॉर लूप, और थर्ड पे जो डी है वो इफ़ लूप कर दिया है। अगर तो आपको इतनी बात समझ आ गई है ना कि इस सूडो कोड में हमने किया क्या है, तो फिर आप समझें कि बहुत सिंपल, बहुत इजी चीज़ है ये। अब आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है इंस्ट्रक्शंस को काउंट करना। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं कि कितनी इंस्ट्रक्शंस हैं। बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। कर्ली ब्रैकेट, इस लाइन में तो कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है। दूसरी लाइन में आए, इंट दिस सम इक्वल्स, इक्वल आ गया ना,
एक इंस्ट्रक्शन, मैक्सिमम सम इक्वल 0 2 इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। इस लाइन में 2 इंस्ट्रक्शंस थी, एक ये वाला इक्वल, एक ये वाला इक्वल, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 1 + 1 मीन्स 2 इंस्ट्रक्शंस हो गई लूप स्टार्ट होने से पहले। ए का लूप स्टार्ट होने से पहले हमारी 2 इंस्ट्रक्शंस हो गई हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा जो फर्स्ट वाला फॉर लूप स्टार्ट हुआ है ना ए, हमने उसके लिए इंस्ट्रक्शंस को काउंट करना है। इंट i = 0। अच्छा, फॉर लूप की इंस्ट्रक्शंस को कैसे काउंट करते हैं? फॉर लूप की इंस्ट्रक्शंस के लिए फॉर लूप में ना बेसिकली होती 2 या 3 इंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन फॉर लूप को हम लिखते हैं समेशन में। समेशन हमारी स्टार्ट होगी i = 0 से। ये समेशन आपको नज़र आ रही है, ये एक ही है, ठीक है। i = 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी? i > n। लेस दैन n मीन्स n-1। अब n-1 कैसे होगा? आप ये सोच रहे होंगे, तो मैं आपको बताती हूँ कि 0 से स्टार्ट होती है ना एक नंबर लाइन हमारी, ठीक है, और जाती है n तक। तो n से पीछे क्या आता है? n-1 आता है ना, उससे पीछे क्या आता है? n-2 आता है। तो यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, अगर वो कह रहा है कि i < n, मतलब n से पीछे है, तो इट मीन्स n-1 है। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि 0 से स्टार्ट हो रहा है और n-1 तक वो जा रहा है, ठीक हो गया। और फॉर लूप की इंस्ट्रक्शंस मैंने लिख दी कि 2 हैं, एक ये वाली है और एक लेस दैन वाली है, ठीक है, एक इक्वल वाली और एक लेस दैन वाली। अब ये 2 मैंने लिखा है ना, अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ ना तो भी ओके है, अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूँ तो भी ओके है 2 की जगह, अगर मैं 5 लिख दूँ, 6 लिख दूँ, कुछ भी लिख दूँ ना, कांस्टेंट से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिक इंस्ट्रक्शन काउंट में बेसिक चीज़ क्या होती है कि समेशन आप लोगों ने सही कैलकुलेट की हो। जब समेशन सही कैलकुलेट की हो तो आंसर आपका ठीक आएगा। लेकिन अभी मेंटली तौर पे आपको पता चल रहा है ना, यहाँ पे 2 इंस्ट्रक्शंस हैं, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख लिया। अगर आप यहाँ 3 भी लिख लेंगे, 2 या 3 बहुत बड़ा नंबर नहीं लिखना, 2 या 3 भी लिख लोगे तो वो भी ठीक हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया है, ये आपने लिख दिया यहाँ पे 2, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 2 मैंने लिख ली हैं इंस्ट्रक्शंस ए के लिए, प्लस बी लिख लिया है। बी क्यों लिखा है? क्योंकि इस फॉर लूप के अंदर एक ही फॉर लूप फर्दर आ रहा है जो कि बी का है, जिसको मैंने बी लिखा हुआ है, ठीक है। आप अपनी एग्जाम्पशंस के लिए एक्स वाई जी भी इन लूप्स के नाम लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो ए के अंदर फर्दर बी आ रहा है ना, बी के अंदर जो आ रहे हैं ना वो हम बी के अंदर लिखेंगे, लेकिन ए के अंदर सिर्फ एक बी आ रहा है तो मैंने यहाँ पे लिख लिया प्लस बी। अब इस लूप के बाद कुछ भी नहीं आ रहा, दूसरा लूप स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम मैंने क्या बताया था आपको? बी रखा है मैंने, आप कुछ भी इसका नेम रख सकते हैं। अब इस बी के लिए हम इंस्ट्रक्शंस को काउंट करते हैं। तो इस बी के लिए जो फॉर लूप है उसकी समेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? j = i से, तो मैंने लिख लिया j = i, और जा कहाँ तक रही है? j < n। लेस देन n का मतलब है n-1। अगर होता है ना <= n, तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल n लिखना था सिर्फ, लेकिन उसने बोला लेस देन n है, तो मैं लिखूँगी n-1। अच्छा, अब इस फॉर लूप के अंदर कितनी इंस्ट्रक्शंस हैं? 1, 2 लेस देन वाली, और अंदर आ जाएं तो ये तीसरी आपको मिलेगी इक्वल्स वाली, है ना। इसके अंदर यहाँ पे तो नहीं थी कोई भी, लेकिन यहाँ पे 1, 2 और 3, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे 3 उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं, प्लस इसी फॉर लूप के अंदर एक सी भी आ रहा है, एक सी भी आ रहा है, प्लस इसी फॉर लूप के अंदर एक डी भी आ रहा है, एक डी भी आ रहा है, तो वो मैंने लिख लिया यहाँ पे। आई होप आपको यहाँ तक हर एक चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि सबसे पहले मैंने ए को काउंट की इंस्ट्रक्शंस, ए के अंदर एक बी आ रहा था तो मैंने लिख लिया प्लस बी। फिर बी के लिए काउंट की इंस्ट्रक्शंस, जितनी इंस्ट्रक्शंस थी बी की 1, 2, 3 वो लिखी, और उसके अंदर आ रहा था सी और आ रहा था डी, सी प्लस डी वो मैंने लिख लिया, ठीक है। अब सी के लिए अलग से इंस्ट्रक्शंस काउंट करते हैं कि इसके अंदर है कितनी इंस्ट्रक्शंस हैं। तो सी के अंदर आ रही हैं, सी स्टार्ट हो रहा है k = i से, k = i, यहाँ पे आप बेशक लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने k नहीं लिखा तो मैं लिख देती हूँ k = i से जा रहा है ये, k < j। देखें ऊपर जो मैंने आपको बात बताई ना वो सेम यहाँ पे आ रही है, जब <j आएगा ना तो इट मीन्स यहाँ सिर्फ j आना है, जब n आएगा ना मतलब इक्वल नहीं ना आया, इट मीन्स उससे n से एक पीछे वाला, लेकिन जब इक्वल आ जाएगा मीन्स j यहाँ पे आना है।
तो जे लिख दिया। अब सी की इंस्ट्रक्शंस देखते हैं इसके अंदर कितनी है, 1 2, अंदर आए इसके 3, इक्वल वाली मिली ना 3, एक प्लस वाली मिलेगी 4। तो सी के अंदर 4 इंस्ट्रक्शंस हैं, तो ये 4 हमने लिख दी। अब डी के साथ कोई समेशन तो ऐसा है नहीं, लेकिन इंस्ट्रक्शंस उसकी लाजमी होंगी। एक इंस्ट्रक्शन है ग्रेटर देन की और एक इंस्ट्रक्शंस है इक्वल की। तो हम क्या लिखेंगे, डी की 2 इंस्ट्रक्शंस हैं। इधर बेशक आप छोटा सा करके, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा हुआ, आप यहाँ पे लिख दें 2। अब इन सारी इंस्ट्रक्शंस को जब हमने काउंट करना सीख लिया ना, ठीक है, ये एक बड़ा सूडो कोड है। जब आपने इन सारी इंस्ट्रक्शंस को काउंट करना सीख लिया ना, तो अब हम इसकी आएंगे सिंप्लीफिकेशन की तरफ और इसको एज अ होल इसका आंसर निकाल लेंगे। पहले तो मैंने अभी अलग अलग इंस्ट्रक्शंस काउंट करके बताई ना आपको कि इस लाइन में 2 थी, फिर ए स्टार्ट हुआ है, के अंदर एक बी था, बी की इतनी इंस्ट्रक्शंस थी ये। अब इन समेशंस को ओपन करके जो हमने पीछे समेशन वाले फार्मूलाज पढ़े थे ना, उनको यहाँ पे अप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। बहुत ईजी, बहुत सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे भी एक इंस्ट्रक्शन आप काउंट कर लें कि रिटर्न की भी एक इंस्ट्रक्शन वो आपको दे रहा था। सबसे पहले मैंने लिखा कि फर्स्ट लाइन में थी 1 + 1 2 इंस्ट्रक्शंस, 1 + 1 2 इंस्ट्रक्शंस प्लस ए आ गया। ए यहाँ तक ख़त्म हो रहा है, ये पूरा ए आ गया, मैंने लिखा ए आ गया। एंड वाली लाइन में थी एक इंस्ट्रक्शन, 1 लिख दिया। 3 + a, टोटल बना हमारे पास 3 + a। अब इस a को जब हम खोलेंगे ना, तो a के अंदर जब b आएगा वो भी लिखेंगे, c आएगा वो भी लिखेंगे, d आएगा वो भी लिखेंगे। आप मुझे बताएं यहाँ तक आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आप मूव ऑन कीजिएगा, अदरवाइज़ वीडियो को पीछे करके दोबारा से एक दफ़ा समझें कि कैसे थी 3 + a मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है। अब इस a को हमने खोलना है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। तो अब इस 3 + a को लेके चलते हैं हम। यहाँ पे हमने क्या किया, 3 + a के साथ जो भी था ना समेशन, जो भी थी वो हमने लिख दी। तो यहाँ पे आए, a के साथ समेशन क्या थी, 0 से n - 1। तो मैंने लिखी कि a की मेरी समेशन क्या थी, 0 से i = 0 से n - 1, ये a की समेशन थी। और इसके अंदर एक ब्रैकेट थी, जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा था b, और b की क्या समेशन थी, j = i से n - 1। तो यहाँ पे मैंने लिखी j = i से n - 1। अब इस b के अंदर 3 था प्लस c प्लस d। b के अंदर 3 था, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। आप, मैंने आपको कहा ना एक आध नंबर आगे पीछे हो जाए तो डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता। b के अंदर 4 इंस्ट्रक्शंस थी, उन 4 इंस्ट्रक्शंस को हमने लिख दिया, प्लस c की कुछ इंस्ट्रक्शंस थी, प्लस d की कुछ इंस्ट्रक्शंस थी। c की इंस्ट्रक्शंस क्या थी, k = i से j। तो c की इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे मैंने लिखी k = i से j, ठीक है। और साथ क्या था जी, d की इंस्ट्रक्शंस थी जो कि 2 थी। तो यहाँ पे मैंने लिख दी कि ये 2 d की इंस्ट्रक्शंस हैं। ये c की जो 4 इंस्ट्रक्शंस थी ना, ये वो लिखी हैं, और ये जो b के अंदर इंस्ट्रक्शंस आ रही थी ये वो लिखी हैं। तो ये अब हमारा बन गया है सॉल्यूशन। ये देखें आप, सबसे पहले a की इंस्ट्रक्शंस, ये a के ब्रैकेट के अंदर एक b आ रहा था, उसकी इंस्ट्रक्शंस मैंने लिख दी समेशन में, और उसके अंदर ब्रैकेट में कुछ सी की इंस्ट्रक्शंस आ रही थी, ये बी की इंस्ट्रक्शंस हैं, 4 जो काउंट की थी, ठीक है। उसके अंदर कुछ सी की इंस्ट्रक्शंस आ रही थी और डी की इंस्ट्रक्शंस आ रही थी। तो ये मैंने खोल के इसको ऐसे लिख दिया। इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बता दें। आई होप आपको इधर कोई भी ऐसा कन्फ्यूजन होने तो नहीं लगी, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट लाइन में जब हम गए हैं, 3 एज इट इज़ लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया। ये असूल होता है कि सबसे पहले जो ब्रैकेट वाली चीज़ होती है ना, उसको हम क्लियर करते हैं, उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब एक बात मैं आपको बताऊं, जो कांस्टेंट है ना, जहाँ पे भी कांस्टेंट है ना, 3 है, 4 है, 6 है, 2 है, उसकी ऐसा जितनी कोई वैल्यू नहीं है। उसकी जगह अगर आप 1 भी लिख देते हो ना, तो वो भी ठीक होता है। मैंने क्या किया, इस 4 को और इस 2 को 6 कर दिया, और इस समेशन के अंदर जो 4 था ना, उसको 1 कर दिया। 1 क्यों किया, ताकि मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूँ। 4 होगा थोड़ा सा मुश्किल होगा, 1 कांस्टेंट है। कांस्टेंट आपको पता है जब 1 आ जाता है तो हम यहाँ पे समेशन में कौन सी लिमिट वो पुट करते हैं, समेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1। तो नीचे मैंने ये काम किया। अभी जो नीचे मैं सॉल्व कर रही हूँ ना, सिर्फ इसको सॉल्व कर रही हूँ, सिर्फ इस
ब्रैकेट को सॉल्व कर रही हूँ। इसको मैंने एज इट इज़ उठा के ये वाला जो है ना, ये मैं एंड पे ला के इसके साथ सम अप करूँगी, फिर आपको समझ आएगी, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, इसको एज इट इज़ उठा के लिख लिया, 6 को लिख लिया और इस पे फॉर्मूला अप्लाई किया। अपर लिमिट j माइनस लोअर लिमिट i प्लस 1। जब इसको खोला तो j माइनस आई प्लस 1 बन गया और इसके साथ मैच किया तो ये 7 बन गया, तो ये ब्रैकेट खुल के 7 होगी। अब इस पूरी के ऊपर ये समेशन अप्लाई करेंगे, n माइनस 1 j इज इक्वल्स टू आई, j होगा, i होगा और 7 होगा। 7 को हम बाहर निकाल लेंगे कांस्टेंट की तरह और अंदर 1 रख देंगे ताकि हम उस पर फार्मूला अप्लाई कर सकें, n माइनस 1 मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1। और इन दोनों पे क्योंकि ये वेरिएबल्स हैं i और j, इन पे हम n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। वो फार्मूला अप्लाई करना है। अब नीचे सिंप्लीफिकेशन हो रही है, n स्क्वेयर माइनस एन बाई 2, आई स्क्वेयर माइनस आई बाई 2 माइनस एन आई ब्ला ब्ला ब्ला। अब इधर तक जितनी सिंप्लीफिकेशन हुई ना, वो किस पोर्शन की थी, इस पोर्शन की, ठीक है। उसमें अब मैंने ये बाहर वाली समेशन लिख ली है। उसमें मैंने क्या किया है, ये बाहर वाली समेशन लिख के इस सारे को अंदर ब्रैकेट में लिखा और बाहर प्लस 3 लगाया, 3 प्लस। अब इन सब पे ये इंडिविजुअली समेशन पुट करूँगी, सिंप्लीफाई करना है। कोई मुश्किल कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपने इस पर सिंप्लीफिकेशन करनी है, जहाँ पे वेरिएबल आएगा वहाँ पे आपने फार्मूला पुट करना है, जहाँ पे कांस्टेंट आएगा वहाँ पे ऊपर लिमिट माइनस। अच्छा, हमारा ये फार्मूला बना है एन स्क्वेयर एन क्यूब एन स्क्वेयर एन, ठीक है। हमें जो बाकी के आगे पीछे वाले कांस्टेंट्स होते हैं ना, उनकी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ चाहिए होता है एन क्यूब एन स्क्वेयर एन, मतलब हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए इनकी ज़रूरत होती है। इसीलिए मैंने स्टार्ट में आपको कहा था 3 है 4 है कांस्टेंट, उनका आपने फ़िक्र नहीं करनी। अब हमारे आंसर में आ रहा है एक एन क्यूब, एक एन स्क्वेयर और एक एन, तो मैंने खुद से इनके साथ एक के साथ ए लगाया, एक के साथ बी, एक के साथ सी और एंड पे सी डी लिख दिया है कि इसके साथ कोई नंबर है, मतलब कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब एन नहीं है, ठीक है। इनमें से एन क्यूब लार्जर है, इट मीन्स कि आपने ये जो सूडो कोड किया ना, मतलब सारा काम किया, तो आपकी टी ऑफ एन क्या है, टी ऑफ एन क्या होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये है आपकी एन क्यूब, मतलब जो सबसे ग्रेटर चीज़ होगी ना, वो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। लेट सपोज आप ये सारा क्वेश्चन करते और एन स्क्वेयर आपके पास ग्रेटर आती, इतना आता है, ये साइड वाला पोर्शन नहीं आता और एन स्क्वेयर आता है, एन आता, तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी थी, एन स्क्वेयर होनी थी। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, और अगर आपको समझ आ गया कि सूडो कोड कैसे सॉल्व करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह फ़र्दर मैं आपके साथ इसकी एग्जांपल्स कुछ शो करूँगी, वो बहुत सिंपल हैं, वो छोटी छोटी सी हैं। ये एक सूडो कोड बड़ा था, जर्नल था, सिंपल था, इसलिए सबसे पहले ये आपके साथ शेयर किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।